Bismillahirrahmanirrahim. In today's video, we will discuss a remaining part of the layer 2 data link layer. Let's start with Ethernet framing and addressing. सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्रेम और पैकेट में डिफरेंस क्या होता है. जैसे कि हमने पहले OSI मॉडल देखा, उसमें हमने डिफरेंट लेयर्स देखी. हमने देखा था कि जो डाटा लिंक लेयर है उस पे हम जो भी हमारा डाटा है उसको हम फ्रेम नेम करते हैं, और डाटा लिंक लेयर से जो अबव लेयर है जो कि लेयर 3 होती है उस पे हम डाटा को पैकेट नेम करते हैं. सो फ्रेम बेसिकली रेफर करता है आपके पास बिट्स की फॉर्म में होता है या बाइट्स की फॉर्म में होता है. दैट इंक्लूड द लेयर 2 हेडर एंड ट्रेलर. दैट मीन्स कि फ्रेम में हमारे पास डाटा के साथ लेयर 2 जो कि हमारी डाटा लिंक लेयर होती है उसका हेडर और ट्रेलर अटैच होता है along with the data encapsulated by that header and trailer. तो जो डाटा के साथ जब हेडर और ट्रेलर अटैच हो जाता है डाटा लिंक लेयर पे, उस पूरी चीज को हम नेम करते हैं कि वो फ्रेम बन गया. इसी तरह पैकेट जो है दैट इज मोस्ट ऑफन यूज टू डिस्क्राइब द लेयर 3 हेडर एंड डाटा. जब डाटा के साथ लेयर 3 अपना हेडर अटैच करती है, अब लेयर 3 ने जो हेडर अटैच किया उस वक्त तक उस डाटा के साथ लेयर 2 का हेडर और ट्रेलर अटैच नहीं हुआ, क्योंकि पहले डाटा लेयर 3 के पास आएगा, लेयर 3 उसके साथ अपना हेडर अटैच करेगी तो हम उसको नेम करेंगे वो पैकेट है. पैकेट जो है वो आपका फिर लेयर 2 के पास आएगा और उस पैकेट के साथ लेयर 2 अपना हेडर और ट्रेलर अटैच करेगी तो वो फ्रेम बन जाएगा. सो ये डिफरेंस है फ्रेम और पैकेट में कि फ्रेम जो है वो लेयर 2 पे होता है और पैकेट जो है वो लेयर 3 पे है. नेक्स्ट इज ईथरनेट एट द डाटा लिंक लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ईथरनेट एड्रेसिंग. कि डाटा लिंक लेयर पे हम जिस एड्रेस की बात करते हैं हम उसको कहते हैं वो ईथरनेट एड्रेस है, वो हार्डवेयर एड्रेस है, या उसको हम मैक एड्रेस कहते हैं. आइदर वो फिजिकल एड्रेस भी नेम किया जाता है, जैसे हमने OSI मॉडल में देखा था. फिजिकल एड्रेस और एक लॉजिकल एड्रेस. फिजिकल एड्रेस मीन्स जो हम डाटा लिंक लेयर पे बात करते हैं, और लॉजिकल एड्रेस मीन्स IP एड्रेसेस जो कि हम लेयर 3 पे बात करते हैं. सो डाटा लिंक लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है हमारे पास ईथरनेट एड्रेस को डील करने के लिए, जिसको हम हार्डवेयर एड्रेस और मैक एड्रेस कहते हैं. ईथरनेट is also responsible for framing packets received from the network layer and preparing them for transmission on the local network. जैसे अभी हमने ऊपर बात की कि हमारे पास जो पैकेट है वो लेयर 3 पे होता है, और वो लेयर 3 से पैकेट जब लेयर 2 के पास जाता है जो कि डाटा लिंक लेयर है, डाटा लिंक लेयर उसके साथ अपना हेडर और ट्रेलर अटैच करती है. सो हम इसलिए कह रहे हैं कि जो डाटा लिंक लेयर है वो रिस्पॉन्सिबल है फ्रेमिंग पैकेट्स. जो लेयर 2 से उसके पास चीज आती है वो पैकेट होती है, वो पैकेट के साथ जब अपनी इंफॉर्मेशन अटैच कर देता है उसको हम कहते हैं वो फ्रेम बन जाता है. सो ईथरनेट दैट्स वाई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रेमिंग पैकेट्स जो कि वो अपर लेयर से रिसीव करती है. और प्रिपेयर का मतलब है उसके साथ अपनी कंट्रोल इंफॉर्मेशन अटैच करना. उसको प्रिपेयर करने के बाद वो फिजिकल लेयर को हैंड ओवर कर देती है फॉर ट्रांसमिशन ऑन द लोकल नेटवर्क. सो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईथरनेट फ्रेम्स होते हैं जो कि हम यूज करते हैं, जिनमें हमारे पास 2 और 3 स्टैंडर्ड्स हैं जिनकी अभी भी हम आगे इन डिटेल भी बात करेंगे. ईथरनेट 2, IEEE 802.3, IEEE 802.2 एंड SNAP SNAP. इन तीनों इन 4 स्टैंडर्ड्स को हम आगे इन डिटेल भी देखेंगे. यहाँ पे ये ईथरनेट 2 है, ईथरनेट 2 स्टैंडर्ड. इसके अगर आप देखें आपको फ्रेम इस तरह का नजर आएगा, जिसमें हमारे पास एक फील्ड होती है प्रेमेबल 8 बाइट्स, DA डेस्टिनेशन एड्रेस 6 बाइट्स का, SA सोर्स एड्रेस 6 बाइट्स, टाइप 2 बाइट्स, डाटा होता है फिर हमारे पास, और FCS फ्रेम चेक सीक्वेंस 4 बाइट्स का होता है. और सेकंड स्टैंडर्ड है 802.3 ईथरनेट. इसमें हमारे पास जो डिफरेंस आ रहा है ईथरनेट 2 स्टैंडर्ड से वो सिर्फ टाइप और लेंथ का आ रहा है. टाइप और लेंथ का डिफरेंस क्या होता है वो हम आगे 1 बाय 1 सब फील्ड्स को देखते हैं. बाकी सारी फील्ड्स जो हैं वो ईथरनेट 2 और 802.3 स्टैंडर्ड में एग्जैक्टली सेम होती हैं. ओके, नेक्स्ट इज ईथरनेट फ्रेमिंग एंड एड्रेसिंग. अब हम 802.3 एंड ईथरनेट 2 के फ्रेम्स को की सारी फील्ड्स को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे. लेकिन उनको डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि ईथरनेट फ्रेम जो है वो ट्रांसमिट किस तरह होगा. सो मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट आर ट्रांसमिटेड फर्स्ट. द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ ईच बाइट इज ट्रांसमिटेड फर्स्ट. अगर एक डायग्राम से इसको एक्सप्लेन करें तो हम यहाँ पे देखें कि आपके पास पूरा वर्ड है, लाइक वर्ड पूरा डाटा है. डाटा के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ बाइट्स होती हैं. सो ये आपको 2 बाइट्स यहाँ पे शो की गई हैं. सो ये जो बाइट है ये आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट है,
और ये आपकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट है। अगर यहाँ पे लेट्स सपोज 7 बाइट्स होती तो सबसे लेफ्ट कॉर्नर वाली जो बाइट होगी हम उसको मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट कहेंगे, जो राइट कॉर्नर में बाइट आ रही है वो उसको हम लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट कहेंगे। हमें पता है कि एक बाइट के अंदर कितनी बिट्स होती हैं, एक बाइट में 8 बिट्स होती हैं। अब ये जो आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट थी उसको यहाँ पे शो किया गया है 011010111 0110111। सो मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट की ये वाली जो बिट है ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है और ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। पहले हमने पूरे वर्ड की बात की, उस पूरे वर्ड में से हमने 2 बाइट्स में से देखा कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट कौन सी है और लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट कौन सी है। सो ये जो पूरी बाइट है ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट है और ये आपकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट है, क्योंकि इसमें दो ही बाइट्स थी। अब हमने इसमें मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट को ये शो कर दिया और हमने इसमें देखा है कि लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट कौन सी है इसकी और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कौन सी है। ये वाली आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है जो लेफ्ट कॉर्नर में आ रही है, जो राइट कॉर्नर में है वो आपकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। सो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट बाइट्स आर ट्रांसमिटेड फर्स्ट। सबसे पहले आपका डेटा जब ट्रांसमिट होता है, इथरनेट फ्रेम जब ट्रांसमिट होता है तो उसमें सबसे पहले मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट ट्रांसमिट होती है और मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट की लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट सबसे पहले ट्रांसमिट होगी। फॉर एग्जांपल अगर हमें इस डेटा को सेंड करना है, इस वर्ड को सेंड करना है, तो हमारे पास सबसे पहले जो सेंड होगी वो ये वाली बिट सेंड होगी, मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट की लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट सबसे पहले ट्रांसमिट होगी। अच्छा, अब हम देखते हैं प्रेमेबल। प्रेमेबल क्या होता है? प्रेमेबल हमारे पास एक पैटर्न होता है ऑल्टरनेटिंग 1-0 का, 7 बाइट्स का प्रेमेबल होता है हमारे पास। इसमें 10101010 आपके पास 7 बाइट्स तक 10 ट्रांसमिट होता है। क्यों ट्रांसमिट किया जाता है हमें प्रेमेबल को या ऑल्टरनेटिंग 10 पैटर्न को? ये हमें प्रोवाइड करता है क्लॉक एट द स्टार्ट ऑफ ईच पैकेट, कि डेटा के स्टार्ट होने से पहले रिसीविंग और सेंडिंग डिवाइस आपस में सिंक्रोनाइज हो जाएं। जब हम ऑल्टरनेटिंग 10 का पैटर्न भेजते हैं, that allows the receiving devices to easily synchronize their receiver clock. So प्रेमेबल जो है वो 7 ऑक्टेट का होता है, 7 बाइट का होता है, जो कि हम इसलिए सेंड करते हैं ताकि हमारे डिवाइसेस जो है, सेंडिंग और रिसीविंग डिवाइसेस, वो या उनके रिसीवर क्लॉक जो है वो सिंक्रोनाइज हो जाए। उसके बाद 1 बाइट का हमारे पास होता है स्टार्ट फ्रेम डेलीमीटर, SFD। सम जगहों पे आपको पूरा 8 बाइट का, फर्स्ट फील्ड को पूरी 8 बाइट की शो की जाती है, जिसमें प्रेमेबल 7 बाइट का और SFD 1 बाइट का होता है। SFD जो है वो पार्ट ऑफ प्रेमेबल ही है, इस पूरे को हम प्रेमेबल कहते हैं 8 बाइट का। इसमें 7 बाइट जो है वो प्रेमेबल नेम किया जाता है, जो 1 बाइट है उसको हम SFD स्टार्ट फ्रेम डेलीमीटर नेम करते हैं, बट दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ प्रेमेबल। साइज क्या है इसका? 1 ऑक्टेट। और SFD होता क्या है? 101011, लेकिन इसमें लास्ट 2 जो आपकी बिट्स हैं वो 11 होती हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे शो किया गया है। ये SFD हम इसलिए सेंड करते हैं या ट्रांसमिट करते हैं, ये मार्क करता है कि बिगिनिंग ऑफ न्यू इनकमिंग फ्रेम, यानी कि इसके बाद अब आपके पास जो डेटा आएगा वो आपका फ्रेम स्टार्ट हो चुका है। सो आपको बेसिकली फ्रेम का की बिगिनिंग बताने के लिए हम जो भेजते हैं उसको कहते हैं स्टार्ट फ्रेम डेलीमीटर। नेक्स्ट है डेस्टिनेशन एड्रेस, DA। 48 बिट वैल्यू होती है। अगर हम बिट में बात करें तो ये 48 है। अगर हम बाइट्स में बात करें तो हमारे पास 6 बाइट का डेस्टिनेशन एड्रेस होता है। डेस्टिनेशन एड्रेस कि हमें अपना डाटा कहाँ पे सेंड करना है, हमें उस चीज़ का कोई एड्रेस देना होगा, जिसको हम कहते हैं डेस्टिनेशन एड्रेस। वो डेस्टिनेशन एड्रेस जो है वो हम आपके फ्रेम में अटैच करते हैं DA फील्ड के अंदर। That can be unicast, broadcast और multicast. Like destination address किसी एक डिवाइस का भी हो सकता है, more than one devices का भी हो सकता है, broadcast means सब डिवाइसेस का भी हो सकता है। सोर्स एड्रेस, आपके पास जो सेंडिंग डिवाइस है, जो डेटा ट्रांसमिट कर रहा है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम सेंडर का मैक एड्रेस, जो कि 48 बिट वैल्यू होती है, जस्ट लाइक डेस्टिनेशन एड्रेस, पर डेस्टिनेशन में रिसीविंग स्टेशन की 48 बिट वैल्यू होती है या रिसीविंग स्टेशन का मैक एड्रेस होता है। सोर्स एड्रेस में सोर्स का या ट्रांसमिटिंग डिवाइस का 48 बिट मैक एड्रेस हम मेंशन करते हैं, बट जो आपका सोर्स एड्रेस है वो हमेशा यूनिकास्ट होता है। ब्रॉडकास्ट एंड मल्टीकास्ट एड्रेस फॉर्मेट जो है
वो सोर्स एड्रेस फील्ड के लिए इलीगल है। सोर्स एड्रेस कभी भी यूनिकास्ट और कभी भी मल्टीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट नहीं हो सकता, ये सिर्फ यूनिकास्ट होता है। नेक्स्ट इज लेंथ और टाइप। ये हमारा मेजर डिफरेंस था बिटवीन ईथरनेट 2 एंड 802.3 फ्रेम फॉर्मेट। ईथरनेट 2 जो है वो यूज करता है टाइप फील्ड। टाइप फील्ड बेसिकली आइडेंटिफाई करता है नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल को, जबकि 802.3 यूज करता है लेंथ फील्ड। सो 802.3 में हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि अपर लेयर का प्रोटोकॉल क्या है, क्योंकि अपर लेयर के प्रोटोकॉल को आइडेंटिफाई करने के लिए जो फील्ड यूज की जाती है वो है टाइप फील्ड। वो नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल को आइडेंटिफाई करता है कि जो डाटा हमारे पास जिस लेयर से आ रहा है उसका प्रोटोकॉल क्या है। और 802.3 में लेंथ फील्ड होती है, टाइप फील्ड नहीं होती। सो हम 802.3 में आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि अपर लेयर प्रोटोकॉल हमारे पास क्या था। Data, this is a packet sent down to the data link layer from the network layer. Size can vary from 64 to 1500 bytes. ये आपका ओरिजिनल डाटा है। जब हम इथरनेट एड्रेस में बात करते हैं तो बेसिकली ये पैकेट है। ये पैकेट, इस पैकेट के अंदर ये ओरिजिनल डाटा नहीं, पैकेट है। पैकेट मीन्स कि इसमें डाटा के साथ नेटवर्क लेयर ने अपने हेडर्स भी अटैच किए हुए हैं, अपनी कंट्रोल इन्फॉर्मेशन भी अटैच की हुई है। नेटवर्क लेयर से अबव लेयर, उससे अबव लेयर, सब ने अपनी अपनी कंट्रोल इन्फॉर्मेशन उसके साथ अटैच की है, जो नेटवर्क लेयर पे आके उसको हमने पैकेट नेम किया है। वो पैकेट नेटवर्क लेयर अपने से बिलो लेयर डाटा लिंक लेयर को सेंड करते हैं। उसका साइज जो है वो वेरी कर सकता है फ्रॉम 64 टू 1500 बाइट्स। जो लास्ट आपके पास फील्ड होती है वो है फ्रेम चेक सीक्वेंस, FCS। दैट इज अ फील्ड एट द एंड ऑफ द फ्रेम that is used to store the CRC. CRC stands for Cyclic Redundancy Check. फ्रेम चेक सीक्वेंस में बेसिकली हम एक चेकसम ऐड कर देते हैं। ये आपके फ्रेम के एंड में हम अटैच करते हैं FCS, जिसको हम ट्रेलर भी कहते हैं, जो कि CRC को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। CRC क्या है, कैसे आता है, किस तरह बनता है, ये हम आगे देखेंगे। तो जस्ट फ्रेम चेक सीक्वेंस क्या होता है? फ्रेम की एंड वाली फील्ड है जो कि CRC को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। सो ये बेसिकली आपके पास इथरनेट टाइप 2 फ्रेम है, जिसमें हमारे पास डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, सोर्स मैक एड्रेस, टाइप, इथर टाइप। ये 0800 बेसिकली अगर आपके पास एक टेबल होता है जिसमें आपको डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के नंबर मेंशन किए जाते हैं, सो ये नंबर आपको बताता है कि अपर लेयर कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रही है। ये डाटा आपके पास आ गया। उसके बाद CRC चेकसम 4 बाइट्स का। सो इस तरह हम इथरनेट टाइप 2 का जो फ्रेम बनता है वो आपके पास ये पूरा फ्रेम इस तरह बनता है। ओके, नेक्स्ट इज एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन में अब हम देखेंगे, जो हमने पहले FCS की बात की, CRC की बात की, सो उन टर्म्स को अब हम इसमें देखेंगे। एरर जो है हमारे पास कब आता है कि जब हम डाटा को सेंड करते हैं, ट्रांसमिशन डाटा की करते हैं, तो डाटा ट्रांसमिशन के दौरान करप्ट हो सकता है। रिलायबल कम्युनिकेशन के लिए जरूरी होता है कि एरर को हम डिटेक्ट भी करें और उसको करेक्ट भी करें। एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन जो है, ये दोनों काम दैट कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन डाटा लिंक लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर। जब मैंने आपको OSI मॉडल एक्सप्लेन किया था तो मैंने आपको वहां बताया था कि ट्रांसपोर्ट लेयर का और डाटा लिंक लेयर का काम होता है एरर को की डिटेक्शन एंड एरर की करेक्शन। एरर हमारे पास डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। सिंगल बिट एरर भी हो सकता है और बर्स्ट एरर भी हो सकता है। सिंगल बिट एरर क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास डाटा यूनिट जो है उसमें सिर्फ एक बिट चेंज हो रही है। फॉर एग्जांपल जो हमने सेंड किया डाटा वो हमारे पास ये था, जब हमने इसको रिसीव किया तो हमारे पास ये वाला जो 0 था ये 1 बन गया। जस्ट एक बिट आपकी चेंज हुई है। सो दिस इज सिंगल बिट एरर, ओनली 1 बिट इन द डाटा यूनिट हैज चेंज्ड। सेकेंड हमारे पास होता है बर्स्ट एरर। बर्स्ट एरर क्या होता है? 2 और मोर बिट्स इन द डाटा यूनिट हैव चेंज। जरूरी नहीं है कि एरर जो है वो कंसेक्यूटिव बिट्स में आए या कंसेक्यूटिव बिट्स जो है वो चेंज हो। लेंथ ऑफ द बर्स्ट measured from the first corrupted bit to the last corrupted bit. फॉर एग्जाम्पल आपके पास सेंड डाटा ये था, हमने डाटा जब डाटा रिसीव किया तो हमारे पास ये 3 बिट्स चेंज हुई। ये दोनों 0 1 हो गए, ये वाला 0 भी 1 हो गया। अब जो हमारे पास लेंथ होगी बर्स्ट एरर की
वो आपकी जो फर्स्ट बिट आपकी चेंज हुई थी वहां से स्टार्ट होगी, और जितनी बिट्स जो लास्ट बिट आपकी चेंज हुई है वहां तक हम उसको बर्स्ट एरर की लेंथ कहेंगे, जो कि यहाँ पे आपको 7 बिट्स की शो हो रही है। तो ये चीज यहाँ पे बताई गई है कि एरर्स डू नॉट अकर इन कंसेक्यूटिव बिट्स, और लेंथ ऑफ द बर्स्ट क्या होता है वो मेजर करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट करप्टेड बिट टू द लास्ट करप्टेड बिट। फर्स्ट करप्टेड बिट ये वाली थी, लास्ट करप्टेड बिट ये वाली है। सो इनकी अगर हम लेंथ को मेजर करें वो हमारे पास लेंथ ऑफ द बर्स्ट एरर आ जाता है। सो ये टू टाइप्स के हमारे पास एरर थे, सिंगल बिट एरर और बर्स्ट। नेक्स्ट इज डिटेक्शन। अब हमारे पास टू डिफरेंट टाइप के मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड ये है कि हम डेटा जो हम भेज रहे हैं, जो पैकेट हम सेंड कर रहे हैं, हम उसकी 2 कॉपीज भेजते हैं। रिसीविंग डिवाइस उनको कंपेयर करेगा और उसको वहां से आइडिया हो जाएगा कि कोई एरर तो नहीं है, वो एरर को वहां पे डिटेक्ट कर लेगा। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जब हम उसको 2 कॉपीज भेज रहे हैं या 2 कॉपीज ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो जो ट्रांसमिशन टाइम है वो डबल हो रहा है हमारे पास, और जो कंप्यूटेशनल टाइम है वो स्लो हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास जो दूसरा मेथड है कि हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं। ये शॉर्टर ग्रुप ऑफ बिट्स जो है हम ईच पैकेट के साथ ऐड कर दें, दैट इज यूज्ड बाय द रिसीविंग डिवाइस। जब आप उसको यूज कर लो तो आप उसको डिस्कार्ड कर दो, एंड में से अपना डेटा जो है वो आप एक्सट्रैक्ट कर लो। इस मेथड के लिए अगर हम एक डायग्राम देखें, उसमें बस डेटा है, एक जनरेटिंग फंक्शन है, उस फंक्शन ने उस डेटा के लिए हमें ये नंबर ऑफ बिट्स जो हम कहे थे हम ऐड करते हैं उसे जनरेट करके हमें दी। हमने वो बिट्स जो है वो डेटा के साथ अटैच कर दी, जिसको हम कहते हैं डेटा एंड रिडंडेंसी चेक। रिसीवर साइड पे गया, रिसीवर साइड ने जो चेकिंग फंक्शन है उसने चेक किया और उसने इसको एक्सेप्ट और रिजेक्ट, लाइक अगर एरर है या नहीं है उसकी बेस पे उसको एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर लिया। अभी जो जनरेट चेकिंग फंक्शंस हैं और जनरेटिंग फंक्शंस हैं, ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट पर 4 टाइप्स ऑफ चेक्स हैं हमारे पास, एक वर्टिकल, लॉन्गिट्यूडनल, साइक्लिक, वर्टिकल रिडंडेंसी चेक, लॉन्गिट्यूडनल रिडंडेंसी चेक, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, और एक है चेकसम। ये 4 डिफरेंट मेथड्स हैं या डिफरेंट टाइप्स के चेक्स हैं जो कि हम आगे अभी रीड करेंगे। अगर हम बीआरसी की बात करें, जो कि वर्टिकल चेक है, फिजिकल लेयर पे इंप्लीमेंट किया जाता है। सबसे मोस्ट कॉमन और सबसे लीस्ट एक्सपेंसिव मैकेनिज्म है एरर डिटेक्शन का, जिसको हम ऑल्सो कॉल्ड पैरिटी बिट चेक भी कहते हैं, जो कि आई थिंक आप ऑलरेडी डीएलडी में पढ़ चुके होंगे। एक पैरिटी बिट जो होती है वो हम एवरी डेटा यूनिट के साथ अटैच कर देते हैं। नंबर ऑफ वंस जो है वो ईच डेटा यूनिट इंक्लूडिंग द पैरिटी बिट वो इवन होने चाहिए। जब भी हम डेटा को सेंड कर रहे हैं तो हम ये कहते हैं कि जो नंबर ऑफ वंस हैं हमारे डेटा यूनिट के, इंक्लूडिंग पैरिटी बिट जो कि हमने खुद से ऐड की है, वो इवन होने चाहिए, राइट। अगर वो डेटा के अंदर ऑड नंबर ऑफ वंस है तो हम जो पैरिटी बिट है उसमें 1 अटैच कर देंगे, और अगर हमारे पास डेटा यूनिट के अंदर जो नंबर ऑफ वंस है वो ऑलरेडी इवन है तो हम उसके साथ एज ए पैरिटी बिट 0 अटैच करेंगे। यहाँ पे अगर हम देखें, ये हमारा डेटा है, इवन पैरिटी जनरेटर। इवन पैरिटी जनरेटर का मतलब है कि नंबर ऑफ वंस जो है वो क्या होने चाहिए, इवन होने चाहिए। जबकि हमारे पास नंबर ऑफ वंस डेटा के अंदर ऑड है, तो हमारा जो VRC है वो 1 जो है वो हम उसके साथ अटैच कर देंगे। तो ये सेंडर साइड से हमारे पास ये डेटा विद दिस पैरिटी बिट हम इसको सेंड करेंगे। चेकिंग फंक्शन क्या करेगा, वो चेक करेगा इस टोटल नंबर ऑफ वंस इवन। रिसीवर को वो चेक करेगा कि टोटल नंबर ऑफ वंस इवन है। अनदर एग्जांपल इज, हमारा ओरिजिनल डेटा जो है वो ये है, नंबर ऑफ वंस इसमें हमारे पास ऑलरेडी इवन है तो हमने 0 पैरिटी बिट ऐड की। नंबर ऑफ वंस इसमें भी इवन है, 0 पैरिटी बिट ऐड हुई। इसमें नंबर ऑफ वंस ऑड है तो हमने पैरिटी बिट में 1 ऐड किया। लेट्स सपोज जो रिसीव्ड डेटा है ये वाला तो हमें एग्जैक्टली दोनों सेम रिसीव हुए हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्या हो रहा है कि ये जो 0 है ये 1 बन गया है। हमें जब रिसीव हुआ तो 0 1 बन गया है। तो रिसीवर साइड पे चेक करेंगे तो वो देखेंगे कि जो पैरिटी जो हमारे पास नंबर ऑफ वंस है वो अब इवन नहीं रहे, वो ऑड हो गए हैं। दैट मीन्स कि कोई एरर आया है, सो हमने डेटा को डिस्कार्ड कर दिया। सो हमें बीआरसी किस तरह हेल्प करता है कि जब हम पैरिटी बिट ऐड करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ वंस जो है इवन हो। अगर डेटा में पहले से इवन है तो हम उसके साथ 0 अटैच कर देते हैं,
और अगर डाटा में ऑड नंबर ऑफ वंस है तो हम पैरिटी बिट में 1 ऐड करके भेजते हैं, जैसा हमने यहाँ पे किया। अब जब रिसीवर साइड पे जाएगा, अगर कोई एरर इन केस आ गया है तो या तो 0 1 बन जाएगा या 1 0 बन जाएगा। तो उस केस में नंबर ऑफ वंस या तो इवन से ऑड हो जाएंगे, तो वहां से हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास हमारी ट्रांसमिशन में कोई एरर आया है और जो रिसीव्ड साइड पे उस डेटा को डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। ओके, नाउ VRC परफॉर्मेंस, इट कैन डिटेक्ट ऑल सिंगल बिट एरर्स। अगर हम इसको एग्जांपल से देखें तो यहाँ पे हमने जो डेटा भेजा है वो है 11000100। नंबर ऑफ वंस अगर आप देखें तो हमारे पास 3 नंबर ऑफ वंस है जो कि ऑड है। हमने कहा कि हमारे पास जो हम सेंडिंग साइड से डेटा भेज रहे हैं उसमें इवन नंबर ऑफ वंस होने चाहिए, तो इसके साथ हम जो पैरिटी बिट ऐड करेंगे उसमें हम 1 लगाएंगे। अगर हमारे पास डेटा में ऑलरेडी नंबर ऑफ वंस इवन होते हैं तो हम पैरिटी बिट में 0 ऐड करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल जब डेटा को ट्रांसमिट किया जा रहा है तो कोई एक वन ऐसा है जो 0 में चेंज हो जाता है, तो नंबर ऑफ वंस ऑड हो जाएंगे। रिसीवर साइड पे जब इसको सेंड किया जाएगा तो रिसीवर साइड पे रिसीवर देखेगा नंबर ऑफ वंस जो है इवन है या ऑड है। अगर वो ऑड है दैट मीन्स कि आपके ट्रांसमिशन के ड्यूरेशन में कहीं पे कोई एरर हुआ जिसकी वजह से जो 1 है वो 0 में चेंज हो गया। इसी तरह जब 3 बिट्स ऐसी होंगी जो 1 से 0 में जाएंगी तो उस केस में भी आपके पास नंबर ऑफ वंस जो है वो ऑड हो जाएंगे, तो आपका एरर जो है आपको पता चल जाएगा रिसीवर एंड पे रिसीवर को कि हमारे पास जो एरर है वो ड्यूरिंग ट्रांसमिशन अगर हुआ है। सो वो एरर डिटेक्शन हो जाएगी अगर हमारे पास बिट जो है वो 1 3 5 बिट्स चेंज हों। एबल टू डिटेक्ट बर्स्ट एरर्स इफ द टोटल नंबर ऑफ बिट्स चेंज्ड इज ऑड। बर्स्ट एरर को सिर्फ तब डिटेक्ट कर सकता है कि अगर आपके पास जो बिट्स जो चेंज हो रही हैं वो ऑड हो। जैसे मैंने ऊपर बताया 1 बिट चेंज हो रही है, 3 बिट्स चेंज हो रही हैं, 5 बिट्स चेंज हो रही हैं, तो वो बर्स्ट एरर को भी डिटेक्ट कर सकता है। लेकिन VRC का ड्रॉबैक क्या है कि हम एरर को डिटेक्ट नहीं कर सकते वेयर द टोटल नंबर ऑफ बिट्स चेंज्ड इज इवन। कि अगर दो नंबर ऑफ वन जो है वो दो नंबर ऑफ वंस जो है वो 2 0 में कन्वर्ट हो गई हैं, तो आपके पास जो नंबर ऑफ वंस है वो फिर भी इवन ही रहेंगे। इधर अगर मैं कहूँ ये वाला वन भी 0 चेंज में हो गया और ये वाला वन भी 0 में चला गया, तो नंबर ऑफ वंस तो फिर भी 2 है, वो फिर भी आपके पास इवन है। तो रिसीवर ये डिटेक्ट नहीं कर सकता कि आइदर जो आपने डेटा भेजा था उसमें 2 वंस थे या 4 वन थे जो कि 2 में चेंज हो गए हैं, जिसमें से 2 1 0 में चले गए हैं। वो सिर्फ आपका ये देखता है कि नंबर ऑफ वंस इवन है या ऑड है। सो अगर जो आपकी बिट्स चेंज हो रही है वो इवन होंगी तो VRC जो है दैट कैन नॉट डिटेक्ट एरर्स। नेक्स्ट चेक है हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल रिडंडेंसी चेक, LRC। अब यहाँ पे हमारे पास अगर हम देखें तो आपको डेटा शो किया गया है। ये आपके पास बाइट्स हैं डेटा की, मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट, लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट। अब इन सब बाइट्स को लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट फर्स्ट और उसके बाद बाकी सब बाइट्स को कॉलम में अरेंज किया गया है। सबसे पहले आपके पास आई लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट, फिर आपके पास सेकेंड, फिर थर्ड एंड देन मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट। इन सबको हमने कॉलम में अरेंज किया। अब हमने कॉलम वाइज पैरिटी चेक करनी है। अब इस कॉलम को देखें, आपके पास नंबर ऑफ वंस 4 आ रहे हैं तो पैरिटी बिट हम 0 लगा देंगे। इस कॉलम को देखें, आपके पास नंबर ऑफ 1 आ रहे हैं तो आप इसको इवन बनाने के लिए हम यहाँ पे 1 लगाएंगे। इस कॉलम में नंबर ऑफ वंस जो है आपके पास इवन आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं तो हम यहाँ पे 0 लगाएंगे। इसी तरह यहाँ पे आप देखें नंबर ऑफ वंस आपके पास 3 है, आप 1 लगाएंगे। नंबर ऑफ वंस 2 है इस कॉलम में, 0 लगाएंगे। नंबर ऑफ वंस 3 है, 1 लगाएंगे। नंबर ऑफ वंस 2 है, हम 0 लगाएंगे। लास्ट कॉलम में भी नंबर ऑफ वंस 3 है तो इवन बनाने के लिए हम पैरिटी बिट में 1 लगाएंगे। तो ये आपके पास जो बन जाएगा ये LRC है। इस LRC को हम डाटा के साथ ओरिजिनल डाटा प्लस LRC को हम सेंड करेंगे। रिसीवर साइड पे जाके दोबारा इसी तरह LRC जनरेट होगा, दोनों को कंपेयर किया जाएगा। अगर तो एग्जैक्टली सेम है तो एक्सेप्ट होगा, अगर सेम नहीं है दैट मीन्स कि वहां पे एरर डिटेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टाइप का जो चेक है वो है CRC, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। और एक और चेक है जिसे हम चेकसम भी कहते हैं। ये दोनों हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज किए जाने वाले एरर डिटेक्शन मेथड हैं। आई थिंक हम यहाँ पे इसको एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम CRC देखेंगे और चेकसम देखेंगे।
कि सीआरसी का जनरेटर किस तरह परफॉर्म करता है, किस तरह हम सीआरसी को जनरेट करते हैं, और रिसीवर साइड पे हम उसको किस तरह उसको चेक करते हैं। डाटा के साथ हम सीआरसी अटैच करते हैं, तो रिसीवर साइड पे जाके किस तरह हम चेक करते हैं कि आइदर हमारा पैकेट करप्टेड है या नहीं है। सो अभी तक हमने टू टाइप्स के चेक देखे। हमने देखा कि एरर किस तरह का एरर अगर कर सकता है, और उसके हमने मेथड देखे कि उसको डिटेक्ट करने के हमारे पास क्या क्या मेथड हो सकते हैं, जिसमें हमने वीआरसी देखा है और एलआरसी देखा है, और हमने ये भी देखा कि इन दोनों के ड्रॉबैक्स क्या हैं। आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम सीआरसी से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।